बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ हमारे चारों मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांगर साहब बने हुए हैं और लगातार चर्चा हो रही है। हमने ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया और टैरिफ लगाने की धमकी दी है, इस पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं अपने किसानों और पशुपालकों के हितों के साथ समझौता नहीं करूंगा, भले ही मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत व्यक्तिगत तौर पर चुकानी पड़ेगी, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी इसकी भी चर्चा हमने की। कल ही खबर आई कि प्रधानमंत्री चीन भी जाएंगे। एससीओ का समिट हो रहा है दरअसल, और 31 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी चीन के दौरे पर होंगे। 6 साल के बाद उनकी पहली चीन यात्रा हो रही है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर 31 अगस्त को वो चीन के तियानजिन शहर में दरअसल एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हैं। इस समिट के दौरान मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है और राष्ट्रपति पुतिन से भी उनकी अलग से मुलाकात हो सकती है। पिछले 9 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री आखिरी बार चीन दौरे पर गए थे 2018 में। 2020 में गलवान की लड़ाई हुई थी। इसके बाद भारत चीन के रिश्तों में तनाव आया था और पिछले साल अक्टूबर में भारत और चीन ने सीमा विवाद सुलझाने की बात कहकर डी-एस्केलेशन करने का ऐलान किया था। अक्टूबर में पिछले साल प्रधानमंत्री की रूस में शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी ब्रिक्स समिट के दौरान। तो ये तो अपडेट है अभी तक का। अब चीन जाने से पहले 30 अगस्त को मोदी जापान भी जाएंगे। जापान ने भी खूब धमकियां खाई हैं ट्रंप से। इस बीच में टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू किशिबा के साथ उनकी एक समिट होगा, उनकी मुलाकात होगी। तो ये प्रधानमंत्री के विदेश दौरे लगे हुए हैं, लेकिन चीन उनका जाना, इससे पहले आपको मालूम है रक्षा मंत्री जा चुके, विदेश मंत्री जा चुके हैं, चीन अभी होकर के आए हैं, और उसके बाद अब जाना। चीन ने पहले पहलगाम हमले पर कोई बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं की थी, ये खराब है, बल्कि उनके जो डिक्लेरेशन आया था उस वक्त एससीओ का, रक्षा मंत्रियों का, उस पर भारत ने हस्ताक्षर ही नहीं किए थे क्योंकि उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था। लेकिन बाद में जब ब्रिक्स में मिले तो वहाँ पर उसमें चीन था और वहाँ पहलगाम हमले की बड़े कड़े शब्दों में निंदा भी की गई। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी पहलगाम का नाम लेके उस आतंकवादी हमले की निंदा नहीं की। आप कहेंगे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन चीन के रवैये में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया है। और अब प्रधानमंत्री का वहाँ पर जाना, और अगर अलग से शी जिनपिंग के साथ अगर उनकी मुलाकात हो जाती है तो फिर वो और बहुत खास हो जाएगा। जहाँ तक रही रूस की बात, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टैरिफ के इस पूरे मोर्चाबंदी के बीच अजीत डोवल, हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो रूस गए हुए हैं और आज उनकी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात भी होगी और डिफेंस डील को लेकर ये मुख्यतः ये बात होने वाली है, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। रूस से दोस्ती को और मजबूत करने की कोशिशें होंगी और यही वजह है कि अजीत डोवल के इस दौरे के बाद इस मंथ के आखिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस के दौरे पर होंगे। तो प्रधानमंत्री चीन जाएंगे, एनएसए और विदेश मंत्री रूस जाएंगे। और ट्रंप का हमसे झगड़ा क्या है कि तुम रूस से तेल खरीदते हो, और रूस से तेल खरीदने वाला, सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश कौन है? वो है चाइना। तो ये क्या इस वक्त भारत की जो डिप्लोमेटिक मूव्स हैं, ये क्या बता रहे हैं विनोद जी? नहीं, ये अच्छे मूव्स हैं भारत के। भारत के डिप्लोमेटिक मूव्स ये बता रहे हैं कि भाई हमारी किसी एक देश में निर्भरता नहीं है। अगर अमेरिका को ये गलतफहमी हो कि चीन के साथ चूंकि हमारा सीमा विवाद है, गलवान घाटी की घटना हो चुकी है, वहाँ हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, तो हमारी स्थायी दुश्मनी हो गई चीन से और उसका फ़ायदा अमेरिका उठाना चाहे, तो भारत उस बात को समझता है। इसीलिए चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया, खुल के साथ दिया, सब कुछ किया, लेकिन भारत उन चीज़ों को पीछे करके दोबारा चीन के साथ अगर रिश्ते बढ़ा रहा है तो ये यही डिप्लोमेसी है कि हम अमेरिका के किसी भी दबाव में झुकने की बजाय हम अपने लिए नए मार्केट खोजेंगे। चीन तो हमारा ट्रेड, अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर चीन ही है, तो नए मार्केट भी खोजेंगे, नए सहयोगी भी देखेंगे, और जो देश अमेरिका के इस टैरिफ वार से त्रस्त हैं उनके साथ हम एक मोर्चा, एक सहयोग की नीति अपनाएंगे। और उसमें ब्राज़ील भी है, उसमें चीन भी है, जापान भी है, रूस भी है, ये सारे वो देश हैं जो ट्रंप की टैरिफ नीति। 3 बड़े देश अमेरिका के बाद, ब्राजील, चाइना और इंडिया, इनके हित जो हैं वो मिलते दिख रहे हैं इस वक्त। आर्थिक हित तो मिलते दिख रहे हैं। चीन के साथ भले हमारा सीमा विवाद हो, लेकिन आर्थिक हित तो तीनों देशों के साथ मिल रहे हैं। और रूस के साथ तो हमारे आर्थिक हित भी मिलते हैं, हमारे सामरिक हित भी मिलते हैं, और ऑल वेदर फ्रेंड है रूस, हमारा हमेशा रहा है, तो वो तो स्वाभाविक दोस्त है रूस तो हमारा। वो अलग बात है बीच बीच में हम ही लोग दूर चले जाते हैं, थोड़ा चाहे अंकल सैम की तरफ ज़्यादा हमारा प्यार उमड़ आता है, लेकिन
ये बात सही है कि चचा सैम की तरफ भारत को स्पष्ट रूप से अपने जो पड़ोसी देश हैं, रूस सीधे भले पड़ोसी ना हो लेकिन है तो एशिया का ही, मतलब बड़ा, उससे थोड़ा आगे चल के अगर आप जाएं तो रूस की सीमाएं भी आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल दृष्टि से भी, पुराने ऐतिहासिक दृष्टि से भी, ये जो भारत की डिप्लोमेसी है ये उसी डिप्लोमेसी का एक कंटिन्यूएशन है, निरंतरता है, जो भारत की लगातार, हम किसी एक ब्लॉक में नहीं, हम एक ब्लॉक में नहीं है, और साथ ही साथ हम तटस्थ नहीं हैं। आप समझे, तटस्थता अलग चीज है और निरपेक्षता अलग चीज है। हम किसी एक ब्लॉक में न रहते हुए भी अपने सहयोगी, अपने पार्टनर्स और अपने मित्र ढूंढने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक ठीक, आप कुछ बोलो। नहीं, एक ये थोड़ा सा स्पष्टता होनी चाहिए, चीन और ब्राजील हमारे लिए वो जगह नहीं ले सकते हैं जो अमेरिका है। अमेरिका हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिका, हम सामान वहां बेच रहे हैं, इसको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। चाइना के साथ हम स्ट्रेटेजिक रिश्ते बनाए, दोस्ती तो सैम अंकल से ही करनी पड़ेगी, और हमारा जो रिश्ता है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ ही हो सकता है। ये थोड़ा सा फर्क देश के लोगों को बड़ी स्पष्टता रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कई बार डिबेट में करते हैं, अभी रणनीतिक तौर पर हम चीन की बात कर रहे हैं। चीन से हमारा कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन बन ही नहीं सकता। नेहरू जी को धोखा दिया, इंदिरा जी को धोखा दिया, उसके बाद धोखा दिया, मोदी जी को धोखा दिया। चीन कोई भरोसेमंद देश नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि आपको रणनीति में कई बार लड़ाई जब होती है तो रणनीतिक तौर पर कुछ करना पड़ता है, तो हमें चीन के साथ वहां जाना। हम रशिया और अमेरिका, इनके साथ अपना शानदार संतुलन बिठाते हुए काम करेंगे। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, ये आप समझिए। चाइना कंज्यूमर मार्केट है लेकिन उसका अपना प्रोडक्शन है, तो वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का अमेरिका ही है या फिर ऑल्टरनेटिव मार्केट्स है, ये समझना बहुत जरूरी है। चीन से हम इस वक्त गले क्यों मिल रहे हैं? बड़ी सीधी सी बात है, चीन से हम गले मिलने की जो वजह है, एक तो ये कि ये जो नया ट्राइका बन रहा है, जिसको हम रशिया, इंडिया और चाइना कहते हैं, यानी अमेरिका जिन जगहों पर हमें पुश कर रहा है उसका जवाब देने के लिए। दूसरा, हम भी तो ये चाहते हैं ना कि चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है, जिसपे 2015 से बात चल रही है, ऐसा नहीं कि बात नहीं चल रही, कई बार बात हुई, बीच में टूट जाता है, बीच में बातचीत तक होनी बंद हो जाती है, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कुछ कम हो उसके साथ। और हम खास करके रूस के साथ मिलकर जो सीमा का विवाद है, थोड़ा दबाव बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एलएसी वाला मसला है वो पूरी तरह से कुछ काबू में। वैसे खबर आपको पता चली कि नहीं चली? आसिम मुनीर दोबारा अमेरिका जा रहा है। वहां फील्ड मार्शल है जो पाकिस्तान का, 1 महीने में दूसरी बार जा रहा है। सेंटकॉम का जनरल बदलने वाला है, उनकी जो सेंट्रल कमांड है जिसके अंतर्गत ये साउथ एशिया आता है, भारत पाकिस्तान सब आते हैं देश, उसका जनरल, उसकी लीडरशिप बदलेगी और इसलिए वहां उसको बुलाया गया है। और पहले क्या कहा था, ट्रंप ने तो लंच खिलाया, उससे पहले सेंटकॉम की चीफ ने क्या कहा था कि ये हमारा एक बड़ा, क्या एक शब्द इस्तेमाल किया था, मतलब अहम एलाई है, आतंकवाद के खिलाफ हमारा बहुत अहम एलाई है। तो सौरभ, एक चीज बताऊं आपको, देखो मैं 2 लाइन बोल दूं। ये ठीक है, अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते, हमारे पीपल टू पीपल रिलेशन बहुत अच्छे हैं अमेरिका के साथ, आर्थिक रिश्ते भी हैं, लेकिन कभी भी किसी भी नाजुक मौके पर अमेरिका ने हमारा खुल के साथ नहीं दिया है। हमेशा जो है, इवन कारगिल जैसे मामले में भी जब अटल जी की सरकार थी तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान को ही सेफ पैसेज दिलवाने का, आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं तो जो पढ़ रहा हूं वो पोस्ट कारगिल की बात, पिछले 25 साल में भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत प्रगति हुई है, बताया हुआ, ये समझना पड़ेगा हमें। एक बार विजय जी। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि कारगिल के बाद भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं, और अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते और चीन के साथ रिश्तों को एक तरह से नहीं देखना चाहिए। एक तो चीन के साथ जो हमारा इकोनॉमिक या बिजनेस का जो डील है वो तो ट्रेड डेफिसिट पर है, ठीक है, तो उसमें हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन मैं चाइना को तो हमें कंटेन करना है केवल, क्योंकि कोई ऐसा कारण मुझे नहीं लगता, और मैं इस बात के लिए हमेशा ही पक्ष में रहता हूँ। हालांकि अभी हमारी जो सरकारें या जो भी हमारी डिप्लोमेसी उसमें होता है कि गोली और बोली और गोला और बोला नहीं चलेगा, लेकिन बोली के बिना काम चलता नहीं, और चीन उसका उदाहरण है। अभी एससीओ की रक्षा मंत्री की बैठक में जिस तरह से चीन ने बिहेव किया, उस हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए था आपको, लेकिन उसके तुरंत बाद विदेश मंत्री गए, उसी दिन तय हो गया कि प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे, क्योंकि वो शिखर सम्मेलन के लिए है। और चीन को क्या है कि शिखर सम्मेलन चीन में हो रहा है एससीओ का, तो उसके लिए जरूरी है कि भारत वहां पर पहुंचे, भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। G20 में चीन तो नहीं आया था जब भारत में था? हाँ, तो वो तो आपको देखना था। नहीं, वो चीन अपने यहाँ होस्ट कर रहा है ना उसको, भी तो होस्ट किया था। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब उस वक्त ये तो आपकी कमजोरी है, उनकी कमजोरी थोड़ी है। ठीक बात है, मैं तो ये बात कर, हाँ, शी जिनपिंग नहीं आए थे। हाँ, शी जिनपिंग नहीं आए थे, तो यहाँ पर चीन के साथ कोई बहुत बेहतर होगा ऐसा नहीं, केवल कंटेन करने के लिए। और डिप्लोमेसी में हमें सबके साथ कोई नया कोई दुश्मन होता है परमानेंट,
न कोई परमानेंट फ्रेंड होता है। तो बस उस स्थिति में अभी जब विदेश मंत्री जी गए तो पूरा बदला हुआ व्यवहार है भारत का। अभी आपने उनकी तारीफ की कि भाई चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, फिर हमने डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ पर शुरू करने की भी बात कर दी, जबकि रिश्तों में मेरे हिसाब से कोई भी बर्फ नहीं पिघली है, न स्ट्रेटेजिक तौर पर न फाइनेंशियल तौर पर। लेकिन एक कंटेन करने के लिए कि भाई चीन सबके साथ ही दुश्मनी आप नहीं करेंगे, और चीन के साथ, और मैं इसके समर्थन में ही हूँ कि डिप्लोमेसी में सबको साथ आपको चलना पड़ेगा, किसी से नाराजगी नुकसान ना करे कम से कम। चीन और अमेरिका दोनों को भारत से डर है, और दोनों को डर है कि भारत अगला चीन बनने की स्थिति में है। चीन नहीं चाहता कि भारत अगला चीन आर्थिक रूप से बने, और अमेरिका को इस बात का डर है कि भारत जिस तेजी से ग्रोथ कर रहा है, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की स्थिति पर पहुंच गया है, आने वाले समय में भारत दूसरा चीन बनने की स्थिति में पहुंच जाएगा इकोनॉमी रूप से, तो ये अमेरिका भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन भारत का बहुत साफ है, भारत के लिए कोई दुश्मन नहीं है। भारत का तो एजेंडा बहुत साफ रहा प्रधानमंत्री मोदी का, सबका साथ सबका विकास। हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी पर हम अपना दबाव प्रभुत्व बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन कोई हम पर अगर दबाव प्रभुत्व बताने की कोशिश करेगा तो ये हमारे बर्दाश्त के बाहर होगा। यही प्रधानमंत्री मोदी जेलेस्के से भी बहुत अच्छे से मिलते हैं, यही प्रधानमंत्री रूस भी जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं। रशिया तो नहीं कहता कि आप यूक्रेन जा रहे हो, जिससे मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, आप जाओगे तो मैं आपको तेल देना बंद कर दूंगा, या आपसे दूसरे टैक्स लगाना या दूसरी तरह की परेशानियां क्रिएट करूंगा। भारत दुनिया में सबको साथ लेकर चलना चाहता है, सबका विकास चाहता है, और भारत चाहता है कि भाई हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ो। अमेरिका भारत के साथ जिस तरीके से डील कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रंप को डर लग रहा है कि भारत आने वाले समय में एक बड़ी ताकत बनेगा, तो अमेरिका का जो साम्राज्य है, आर्थिक साम्राज्य है, उसे सबसे बड़ी चोट भारत देने की स्थिति पर पहुंच गया है। और यही डर अमेरिका को बार बार सता रहा है। नहीं, ये लेकिन अच्छा है कि चीन से इकोनॉमी में हम लोग कर रहे हैं, बाकी 10 सीढ़ियों का फर्क है चीन की और भारत की इकोनॉमी में, और अमेरिका के साथ तो और ज्यादा सीढ़ियां बढ़ा ली। सर इसमें भी लेकिन कोई शक नहीं है ना कि वहां भी किसी को ये बहुत दूर है सर, नहीं दूर है, लेकिन तीसरे आप ही होंगे। तीसरे में तो बहुत होता है, लता मंगेशकर के बाद यदि साधना सरगम को आप दूसरे नंबर पर मानते हो तो बहुत फर्क होता है। नहीं सर, थोड़ा सा इसको संदर्भ में रख दें, क्योंकि आपने जो कह दिया तो लोगों को लगेगा मंगेशकर के बाद अरे भाई साधना जी ने क्या बिगाड़ा आपका? हम बिगाड़ा नहीं, मैं कह रहा हूं कि ठीक है। हम 4 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था है, चाइना 18 लाख करोड़ की डॉलर की अर्थव्यवस्था है, अमेरिका 38 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो क्या चीन अमेरिका के सामने वैसे झुका दबा होता है, और चीन में इस तरह की चर्चा हो सकती है कि हम लता मंगेशकर और साधना झुका दबा की बात ही, ये समझना कि आप बराबर खड़े हैं उनके, मैं कहां कह रहा हूं बराबर। अब उसके आगे की बात, 80 के दशक में हम और चीन बराबर थे। हाँ बिल्कुल ठीक बात। वो कैसे इतनी छलांग लगा गया? इसका मतलब हमारे देश की उस वक्त की जो कांग्रेसी सरकारें थी वो करने की स्थिति में नहीं थी। जब वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था, हम नहीं कर पाए। और जब ग्रोथ होती है तो आप यूं ही सर जंप लगाते हैं, नहीं ग्रोथ होती है तो आप फिसलते लुढ़कते सरकते चले जाते हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन उसका बड़ा उदाहरण है इकोनॉमी में कैसे गया। अब एक जरूरी बात जो मुझे लगता है सौरभ जी जिसकी चर्चा ज्यादा करनी चाहिए, भारत ने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के जरिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से रिश्ते, तो किसको कह रहे हैं? अमेरिका ही तो ये सब कर रहा है ना। जैसे हम दूसरे देशों के लिए हमारे ऊपर कहा जाता है, तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका बैठा हुआ है। चाइना को भी तो समझ में आएगा कि उनका जो एक तरह से कहें कि उनका सबसे बड़ा जो कृपा पात्र है वो दूसरे की कृपा के लिए जा रहा है। तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट है। तेल वाला जो था इकोनॉमिक इश्यूज पे था, ये पॉलिसी स्टेटमेंट है। भारत सरकार ये बता रही है कि भैया पाकिस्तान के साथ तुम लोग हो तो आतंकवाद को तो तुम भी बढ़ावा दे रहे हो। एक बात अभी आई दिमाग में, आपने चूंकि हम लोग पहले बात कर रहे थे, आपने कहा भाई दोस्ती तो अमेरिका से ही हो सकती है क्योंकि अमेरिका के साथ हम व्यापार में फायदे में हैं, चीन के साथ हम घाटे में। एक दूसरा डेमोक्रेसी, हाँ मैं अभी व्यापार वाली बात, चीन को ये डर कभी क्यों नहीं लगता कि भारत के साथ रिश्ते बना के रखो, इतना बड़ा बाजार है और हम फायदे में हैं? नहीं, चीन तो यही करता है ना। नहीं, हमारा तो नुकसान ही करता है वो। इसको थोड़ा समझिए। जब हम किसी देश के साथ सटी हुई सीमा है तो डायनेमिक्स बदल जाते हैं। छोटा सा भी देश है, उसके बात करने का अंदाज बदलेगा। और चीन तो फिर भी बड़ा हो गया, चीन ने तो तिब्बत को कब्जा कर लिया। हमारी कोई चीन से सीमा लगी थोड़ी ना है। नहीं, चीन को परवाह क्यों नहीं होती भारत में अपने व्यापार की? चीन को परवाह है। आप इसको समझिए। हम ये जो सारी बात कर रहे हैं, क्योंकि लंबी चर्चा हो जाएगी, हमने 1950 के दशक में और 1980 के दशक में 2 महत्वपूर्ण चरण छोड़ दिए जब दुनिया बदल रही थी। हम पिछलग्गू बन गए। नेहरू जी की अगुवाई में हमने चीन को यूएनएससी का मेंबर बना दिया। अब उस पर जाएंगे तो अभी नेहरू जी आ जाएंगे। लेकिन सच यही है
हमारे वो तो आने देश ही में, है। हमारे देश में जब इंदिरा गांधी तानाशाही करके अपनी कुर्सी बचा रही थी, तो चाइना में उस वक्त जो वहां की सरकारें थी वो एकदम से रेवोल्यूशन की तरफ जा रही थी। और 80 के बाद तो कमाल हो गया, 89 में जिस थियानमेन चौक पर 10,000 छात्रों को मार दिया, 90 के बाद सारी की सारी कंपनी, अमेरिकी कंपनी वहीं पैदा हो गई। आप इसको समझिए ना, हम क्या कर रहे थे। फिर मुझे देखिए कोई राहुल गांधी की बात याद आ जाती है, लोगों को लगता है मैं जानबूझ के राहुल गांधी की बातें करता हूं। एक अभी किसी बैठ, अब कितना पुराना है मैं नहीं सर, जानता, हम लोग ऐसे लेकिन एक बड़े कृपा पे सभा, रहते थे, एक बड़े सभागार सुन में- लीजिए ना, हम हाँ। लोग ऐसे कृपा पे रहते थे जब तक वो यूएसएसआर था ना, तो हमारी सारी हैसियत यही थी कि आज कुछ वहां से मिल जाए। और ये जो दिल्ली का पावर कॉरिडोर है, आपने विजय इंदिरा जी, गांधी विनोद जी की बता बात की, मुझे देंगे, इसलिए याद आ गया। लोग घूमते रहते थे एजेंट। सुनिए तो, इंदिरा गांधी ने जैसे बैंक नेशनलाइजेशन किया, थोड़ा इतिहास मैं भी तो बता वो दूं। कोई वो एक सेकंड वो एक तरफा इतिहास नहीं जाना चाहिए। अब आ रहा हूं ना सर, उसी बात पे जुड़ जाएगी आपकी बात। तो किसी ने खड़े होकर के पूछा, कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे मेरे ख्याल में वहां सारे, किसी ने पूछा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है पीएसयूज का मोदी सरकार, क्या इसको आप रिवर्स करेंगे? तो पहले उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था राष्ट्रीयकरण। तो उन्होंने कहा क्या करण, कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने किसी से पूछा, फिर उस व्यक्ति ने अपना सवाल और थोड़ा और सहज कर दिया, सरल कर दिया कि ये जो कंपनियां बेच रही है मोदी सरकार, क्या इसको आप वापस ठीक करेंगे? तो उन्होंने कहा ये तो मुश्किल होगा। अभी का अभी मतलब मैंने सुना है, ये भी मैंने, ये कितना पुराना है मैं नहीं दावे से खैर, तो आप तो उधर जा ही नहीं सकते, आप लिबरलाइजेशन की जिस लेवल पर आप आ गए हैं। ये जो है, अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि 80 के दशक तक भारत और चीन की अर्थव्यवस्था बराबर थी। तो 80 के दशक तो देश में सरकारें कांग्रेस की थी, जनता पार्टी के कालखंड 3 साल का 2.5 साल का छोड़ करके, ठीक है। तो एक तो ये बात उन्हीं की बात, उसके बाद तो कांग्रेस सरकार खैर नरसिम्हा राव का टाइम रही, मनमोहन सिंह के टाइम रही, बाद में अटल जी की भी रही, सबकी रही। दूसरी बात यह है कि जब इंदिरा गांधी तानाशाही कर रही थी, उस वक्त चीन में क्रांति नहीं हो रही थी। चीन में क्रांति हुई 1978 के बाद से, 80 के बाद से, जब तेंग शाओपिंग आए हैं। 75 में तो माओ से तुम जिंदा थे, 76 में बिठाने के बजाय अब हम कहें 75, 77, नहीं, तानाशाही कालखंड की, नहीं, कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ, कालखंड, वरना उसका भी मैं जिक्र कर सकता हूं। हर्षवर्धन जी, कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ। 1978 में हुआ को फेंग बने हैं, और हुआ को फेंग को मैं फिर, क्योंकि मैंने उसी पे एमफिल किया उसी विषय पे, फिर मैं उस पर डिटेल में जाऊंगा तो समय हो जाएगा। कंसीड कर रहे हैं वो इसलिए, अरे भाई देश को बर्बाद कर दिया उन्होंने एमफिल कह दिया, इसके बाद भी नहीं नहीं माने। एमफिल पढ़े लिखे ज्यादा है ना, नहीं, पढ़े लिखे वाली बात नहीं, वो तथ्य जो है वो देश को अगर बर्बाद कर दिया तो हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, तो उसी बर्बाद देश में खड़े हुए हैं। भारत इंडस्ट्रियल, सर बात बहुत लंबी चली जाएगी। आज मैन्युफैक्चरिंग क्या स्थिति है, आज आप पिट गए मैन्युफैक्चरिंग में। आप बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, आप खत्म कर दिया आपने। अब इन्होंने कांग्रेस सरकारें उसमें जोड़ दिया, वो तो बिना जोड़े काम नहीं चलता उनका। अरे सर, जो रहेगी उसी को जोड़ेंगे, हम क्या करें? अटल जी थे, ये बात तो हर्ष जी का बिना जोड़े काम ही नहीं चलता। ये बात तो सच है ना। 80 के दशक से दौड़ना शुरू किया चीन, हाँ, और हमने दौड़ना शुरू किया 91 से। 91 से। तो लेकिन उस दौड़ में वो बहुत आगे निकल गया। हम ये भी मान लें कि उसके पास 10 साल का उसके पास वो अगेन फैक्ट मैं डाल दूं जिससे जरूरी होगा, और दोनों लोग को याद दिला देता हूं। 91 में नरसिम्हा राव ने वो साहस किया कि पॉलिसी बदलनी है, लेकिन उसका जो काम हुआ, पावर प्लांट पूरा काम किसके समय में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। टेलीकॉम रेवोल्यूशन किसके समय में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। गांव तक सड़क पहुंचाना है किसके समय में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसके समय में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ठीक है, हमें सोचना ही अटल बिहारी वाजपेयी। हो जाना चाहिए था ये काम। कहां से कब आई? राजीव गांधी। टेलीकॉम रिवोल्यूशन कब हुआ? राजीव गांधी। कंप्यूटर रिवोल्यूशन कब हुआ? राजीव गांधी। वो क्यों भूल जाते हैं आप? ये हमें आज रिले होता है देश का विकास, कम्युनिटी में चलता है। देश का विकास किसी एक कालखंड में नहीं होता, वो निरंतरता में चलता है। अच्छा, अब देखिए बहुत सारे लोग, अब मैं इसको दूसरे डिस्कशन को थोड़ा पॉजिटिव मोड देते हुए, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इसको मोदी जी मौके के तौर पे इस्तेमाल करो, कुछ ऐसे काम करो जो अब ट्रंप ने आपको मजबूर ही कर दिया है ना, तो बन जाओ एक बार फिर कि आपका नाम जो है, जैसे हम 91 कहते हैं, ऐसा कोई रिफॉर्म का दौर शुरू हो जाए भारत के अंदर। जैसे आनंद महिंद्रा ने लिखा, तो आपको 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम। ईज रेडिकली इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इंक्रीमेंटल रिफॉर्म मत कीजिए। उन्होंने कहा कि आप कुछ, अगर सारी स्टेट्स नहीं मानती हैं तो कुछ स्टेट्स जो आपकी बात माने उनको अपने साथ लीजिए। सेंटर की नीति, स्टेट्स की नीति, सिंगल विंडो क्लियरेंस सारी कंपनियों के लिए, जहां इनकी सरकारें वहां तो कर ही सकते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दीजिए, कोई लाल फीताशाही नहीं, खत्म कर दीजिए। दूसरा इन्होंने कहा अनलीश द पावर ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म को जितना पोटेंशियल है भारत का, उसका अभी कुछ अंश भी नहीं हम लोग पहुंचे हैं। ये 2 काम आप इन रिफॉर्म्स के साथ कर दीजिए और आप फिर वहां पहुंच जाएंगे। देखिए,
मौका, मौसम और माहौल तीनों इस समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। चुनौती जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है। और प्रधानमंत्री मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब ऐसे बुरा समय आता है, जब इस तरीके से वो घिरते हैं, तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका निर्णय लेने की क्षमता देश ने देखी है तमाम परिस्थितियों के अंदर। मुझे लग रहा है इस बात से अभी ट्रम्प ने जो टैरिफ बढ़ाया है, कल रात को 25% एडिशनल जोड़ दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को और भारत सरकार को इस बात का अंदेशा रहा होगा कि जिस तरीके से हमारा ट्रंप प्रशासन के साथ हमारा ठहराव हो गया आर्थिक नीतियों को लेके, एक ट्रेड डील पर हम नहीं पहुंच पा रहे, तो आने वाले समय में ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए थे कि अगर ट्रेड डील नहीं होगी तो मैं भारत के ऊपर और पेनल्टी लगा सकता हूं। तो सरकार इसके लिए तैयार थी, प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए तैयार थे कि ये स्टेज आने वाला है। और मुझे लग रहा है उसका बैकग्राउंड और उसके लिए प्लान बी और प्लान सी प्रधानमंत्री मोदी ने तैयार करके रखा था। आने वाले दिनों में उसका असर दिखेगा। डोभाल साहब रूस चले गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाने वाले हैं, तमाम देशों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधि ऑलरेडी मौजूद है, तो उसका असर मुझे लगता है आने वाले समय में दिखेगा।